लेकिन अब इस जंग के दरमियान ज़ेलेंस्की अपने बयान में बार बार ईरान के ड्रोन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है। अमेरिका का यह दावा है कि ईरान के सैनिक रूस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी आपको बताएं कि रिपोर्ट्स ऐसी ही मिल रही हैं कि रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रॉस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। ईरान की स्पेशल फोर्स की कई यूनिट इस वक्त रूस की फौज के साथ एक्टिव हो सकती है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल मिशन में उसका साथ दे सकती हैं। ईरान और रूस की फौज ने इससे पहले सीरिया में मिलकर काम किया है और वहां आतंकवादी गुट आईएसआईएस को खत्म करने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी सीरिया में काबू में रखने में एक दूसरे की मदद की है। लिहाजा युद्ध में ईरान का अनुभव कम नहीं है और पुतिन यूक्रेन में भी ईरान के टैक्टिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके पास कादिरफ जैसा कमांडर पहले से ही मौजूद है, जिसके चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल जैसे बड़े शहर को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अब यूक्रेन में ईरान की फौज के उतरने की बात की जा रही है। उसके ड्रोन ने तो पहले ही कहर मचाया हुआ है। कीव की सड़कों पर बहुत दहशत है। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन के बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि अब रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन के बाद ईरान अपनी बहुत ही खतरनाक फतह 110 मिसाइल भी पुतिन को दे सकता है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक 3 मीटर के सटीक दायरे में हमला करती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है, वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया है, ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. ज़ेलेंस्की अपने वीडियो स्टेटमेंट में बार बार ईरान के ड्रोन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के सैनिक रूस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे, जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इसमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। ईरान को इस युद्ध में शामिल करने की प्लानिंग बहुत ध्यान में रखकर की गई है। पुतिन ने बस ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद उनके स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को आदेश मिला। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को चेचन कमांडर रमजान कादिरफ की सलाह के बाद बनाया गया है। लिहाजा पुतिन के लेटेस्ट ऑपरेशन कीव में कादिरफ का भी दखल रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की फौज अगर यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चों पर लड़ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैलने का है।
क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि यूक्रेन की मदद नाटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून की छींटें अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़ी तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन क्राइमिया पुल वाला बदला ले रहे हैं। उनको यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला जेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया है, इसीलिए उन्होंने जेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज उनके ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители... इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। जेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या हैं। और अब तो पुतिन पूरे युद्ध को ईरान के चश्मे से भी देख रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी है। पुतिन बहुत खामोशी से फैसले ले रहे हैं। इसमें कादिरोव की सलाह भी है और उनके नए जनरल के खतरनाक आइडिया है। जेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब जेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन ने तीसरी आंख खोलकर शॉक एंड एव वाला एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है।